उसके लिए मिठाई लाई हूँ। मिठाई? ये मिठाई किस खुशी में लाई हो? अरे आप भूल गईं, रमेश का आज जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसके लिए ये मिठाइयाँ लाई हूँ। वो अभी कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि उसका जन्मदिन है। वो कामचोर तो अंदर ही है, घर की साफ सफाई कर रहा है। जाओ जाकर मिल लो, पर ज्यादा देर मत करना, तुम्हारी वजह से वो काम छोड़कर सिर्फ बातें ही करने लग जाता है। जी काकी। इसके बाद कामिनी अंदर चली जाती है। जब अंदर जाती है तो देखती है कि रमेश घर की साफ सफाई कर रहा होता है। उसके कपड़े थोड़े गंदे और फटे हुए होते हैं। वो कहने को तो उस घर का बेटा था, लेकिन किसी नौकर की तरह उसे रहना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ उसकी सौतेली माँ की वजह से। अरे कामिनी, तुम यहाँ इस वक्त? कोई काम था क्या? अरे मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ मिठाई लेकर आई हूँ। अब ये सब काम छोड़ो और सबसे पहले अपना मुंह मीठा कर लो। मिठाई? पर क्यों, आज कुछ खास है क्या? अरे तुम भी भूल गए, आज तुम्हारा जन्मदिन है। कम से कम खुद का जन्मदिन तो याद रखो। अरे हाँ माफ करना, वो क्या है ना कि मेरा जन्मदिन मनाया नहीं जाता ना, इसीलिए मैं याद नहीं रख पाता। हाँ मैं समझ सकती हूँ। अगर यहाँ तुम्हारी अपनी माँ होती तो आज तुम्हें इस तरह नहीं रहना पड़ता और तुम्हारा जन्मदिन हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता। ये सारी सौतेली माएं ऐसी ही होती हैं, सिर्फ अपने ही बेटे को प्यार करती हैं। अरे नहीं 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 कामिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो पहली बार आई थी तो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, दिन भर मेरे साथ खेलती रहती थी। लेकिन पता नहीं, जब अमन का जन्म हुआ तो वो मुझसे दूर जाने लग गई और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया अमन के आने से, जिसकी वजह से वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। अरे खैर ये सब छोड़ो तुम, लाओ लाओ दे दो मुझे, मैं बाद में खा लूंगा। अभी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी करता हूँ, है ना? ठीक है, इससे पहले कि काकी यहाँ आ जाए और तुम्हें मेरी वजह से डांट लगाए, इससे पहले मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन तुम याद से ये मिठाई खा लेना। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये मिठाई जरूर खाऊंगा। जाओ जाओ। इसके बाद कामिनी वहाँ से चली जाती है और रमेश फिर से घर की साफ सफाई करने लग जाता है। ला ना 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 हाँ। कुछ देर बाद सरला वहाँ आती है। अरे रे, ये देखो, अभी तक घर की साफ सफाई नहीं हुई। इतने सारे काम पड़े हुए हैं और ये महाशय एक घर तक साफ नहीं कर पा रहे हैं। अरे बस बस बस, घर की सफाई हो चुकी है माँ, आप चिंता मत करो, मैं घर के सारे काम कर दूंगा। घर की सफाई पूरी करने के बाद मैं घर के बर्तन भी मांज दूंगा। हाँ। कोई जरूरत नहीं है, तूने पहले ही इतनी देर लगा दी है। अब जल्दी जाकर बाजार से सब्जियां लेकर आ, तब तक मैं ही बर्तन मांज लूंगी। आखिर सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, घर की नौकरानी जो हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये सब मेरी गलती है, मैंने इतनी देर लगा दी ना, इसीलिए आपको घर के काम करने पड़ेंगे। मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं कल से सारा काम करूंगा और आपको शिकायत करने का एक मौका तक नहीं दूंगा। हाँ, वादा है मेरा। हाँ ठीक है, अब जाओ, जाकर सब्जियां लेकर आओ। घर में और भी बहुत काम पड़े हुए हैं, वो भी तो करने हैं। हाँ, मैं अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ। जिसके बाद रमेश बाजार चला जाता है और बाजार जाने के बाद सब्जियां लेकर घर लौटने लगता है। ला ना 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 हाँ, आज तो बहुत ही ताजा ताजा और अच्छी अच्छी सब्जियां मिली हैं। आज तो माँ इन सब्जियों को देखकर खुश हो जाएगी। आज तो मैंने अमन के मन पसंद की सब्जी खरीदी है और आज अमन भी खुश हो जाएगा। ना 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 ना। रमेश ये सब सोचकर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक चबूतरे पर उसका सौतेला भाई अमन कुछ लोगों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा होता है, जिसे देखकर रमेश अमन के पास जाता है। ए अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ जुआ खेल रहे हो ना? गजब करते हो भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है ना कि ये कितनी गलत बात है, इससे कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं?
अरे ओ बड़े भैया, लोगों का ज्ञान तो आप मुझे मत ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। और आप अपने काम से काम रखिए। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो अमन? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इस नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो और तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरा कर्तव्य है। अरे हाँ हाँ हाँ, मानता हूँ कि आप मुझसे बड़े हो, लेकिन आप मेरे सगे भाई तो नहीं हो ना। आप मेरी माँ के कोख से नहीं जन्मे हो और इस नाते आप मेरे सगे भाई क्या भाई ही नहीं हो। मैं आपको भाई भाई नहीं मानता और आप यहाँ से चले जाइए। मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा मत कीजिए। आपसे इज्जत से बात करता हूँ, यही बहुत है। जाइए, मुझे खेलने दीजिए। अमन, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं मानता हूं कि हम दोनों एक ही माँ की संतान नहीं है, लेकिन हमारे पिता तो एक ही है ना। और मैं तुम्हें हमेशा से ही अपना छोटा भाई मानता आया हूं। और तुम हो कि मैं हूं कि मैं नहीं मानता। अरे आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। कृपया करके निवेदन है, मेरे भाई साहब जिसको मैं भाई नहीं मानता, चले जाइए। आपको मैं भाई नहीं मानता मतलब नहीं मानता, समझ में आया? जाइए। इसके बाद रमेश दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर सरला को सारी बातें बता देता है। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? गांव के बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं तो वो भी खेलने लग गया। पर माँ, आप समझ नहीं रही हैं। जुआ खेल रहा था वो। जुआ एक ऐसी चीज है जो सामने वाले इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अमन जुआ खेलकर अपने सारे पैसे ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। अब बताइए भला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं वो किसी दिन ये घर ना बेच दे। बर्बाद वो अपने पिता के पैसे कर रहा है, तुम्हारे नहीं। इसलिए तुम इन सब चीजों में मत ही पड़ो। और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि क्या वो घर बेच देगा। उसके पास बुद्धि की कमी है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि वो मूर्ख है? अरे नहीं नहीं माँ, वो मूर्ख नहीं है। पर क्या है कि जुआ ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को भी अपने वश में कर लेती है। बस बहुत हो गया, अब चुपचाप जाकर घर के काम करो। अब मैं अपने बेटे की और बुराई नहीं सुन सकती। और हाँ, तुम्हारे पिताजी कल आ रहे हैं तो उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना, वरना मुझसे ज्यादा कोई बुरा नहीं होगा, समझ गए ना? इसके बाद सरला वहाँ से चली जाती है। रमेश की बात सरला बिल्कुल भी नहीं सुनती है और अगली सुबह हो जाती है और रमेश के पिता सुरेश अपने घर आते हैं। अरे सरला, ये घर का हाल कैसा चल रहा है? अब क्या है कि मैं व्यापार करने के चक्कर में महीनों भर के लिए बाहर ही रहता हूँ, तो तुम्हें इससे काफी दिक्कत होती होगी, है ना? अरे नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ और अमन भी मेरी काफी मदद करता है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर हाँ, अगर आप होते तो और भी अच्छा होता। आपके बिना ये घर सूना सूना महसूस होता है। पर क्या कर सकते हैं, काम भी तो जरूरी है ना। मुझे खुशी है कि तुम मुझे समझ पा रही हो और ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि मेरे बिना ये घर अच्छे से तुम संभाल रही हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा ये बताओ, वैसे रमेश कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद सोया हुआ होगा। आजकल वो बहुत देर तक सोता ही रहता है। अब आप ही उसे कुछ समझाइए, ऐसे तो वो बिगड़ता ही जाएगा। अरे कोई बात नहीं सरला, वो अभी नौजवान है, अभी उसकी यही तो उम्र है। उसे थोड़ा सो लेने दो, फिर जब काम की जिम्मेदारी आएगी तब उसे सोना नसीब नहीं होगा। इसीलिए अभी वो जितना चाहता है ना, सोने दो। बड़े होके तो काम ही करना है। अरे बाबा, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे तुम उठ गए बेटा, चलो अच्छा है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, देखो देखो देखो। अरे वाह, ये तो मिठाइयाँ हैं, देखने में तो काफी स्वादिष्ट लग रही हैं। हाँ, ये मैं दक्षिणी इलाके से खास मिठाइयाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। अच्छा अब देखो, मुझे माफ कर देना पुत्र, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ पाया। इसीलिए आज मैंने ये मिठाइयाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हैं।
जितना खाना चाहते हो खा सकते हो। मजे करो। ये पे धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। आहा, बाप बेटे के बीच का प्यार तो देखो। इसीलिए मुझे रमेश से नफरत है। इसकी वजह से मेरे पति सिर्फ रमेश के बारे में ही सोचते हैं। अमन के बारे में तो पूछते तक नहीं है कि कैसा है, कहाँ है। अमन से तो इन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रमेश से लेना देना है। काश कि मैं उनकी पहली पत्नी होती तो ये मुझे और अमन को बहुत प्यार करते, न कि इस रमेश को। अरे सरला, ओ सरला, कहाँ, किस सोच में पड़ गई तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। आज रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। अब मैं अगले महीने आता हूँ, ठीक है ना? हाँ, सब लोग अच्छे से रहना। रुकिए जी, क्या आपको और कुछ नहीं पूछना है? और तो कुछ पूछने के लिए है नहीं। तुम ही बताओ किस बारे में बात कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा चलो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और रमेश बेटा, अपना ध्यान रखना, जी भर के मिठाइयाँ खाना, अपनी माँ और इस घर का भी ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ, जी जी पिताजी जी। इसके बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है और ये देखकर कि सुरेश अमन के बारे में एक शब्द तक नहीं पूछता, ये देखकर सरला को बहुत ही बुरा लगता है और उसकी रमेश के प्रति नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद माँ, मैंने सारे काम खत्म कर दिए हैं। तो मैं क्या करूं? अब मैं तो बस आपको बता रहा था कि कोई और काम हो तो। नहीं, कोई काम नहीं है। अब चला जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। अगर कोई काम होगा तो मैं तुझे सामने से बता दूंगी। क्या हुआ माँ, आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती? और तुमसे? अरे नहीं नहीं बेटा, सारी गलती तो मेरी है जो मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी से शादी करके इस घर में आ गई। भला तुम दोनों की क्या ही गलती होगी? माँ, आप ऐसे बात मत करिए। अगर मुझसे कोई भूल हो चुकी है तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन आप भगवान के लिए ऐसा मत कहिए ना। अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन अगर तुम ना होते तो मेरा बहुत भला होता। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? वही जो सच है। अब यहाँ से चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे अकेला छोड़ दे। पर माँ, मैंने कहा ना, चला जा। इसके बाद रमेश मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और बाहर मायूस होकर बैठ जाता है। रमेश का मुंह लटका हुआ देखकर वहाँ से कामनी गुजर ही रही होती है कि रमेश को देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ रमेश, आज तुम्हारा मुंह इतना क्यों लटका हुआ है? क्या आज भी काकी ने तुम्हें डांट लगाई क्या? नहीं कामिनी, ऐसी बात नहीं है। माँ मुझे डांटती है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, पर पता नहीं आजकल माँ मुझसे बात ही नहीं करती। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ ना, वो मुझे भगा देती है। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। अच्छा, तो ये बात है। देखो रमेश, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और अभी भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, बल्कि तुमसे नफरत करती है। नहीं, ये सच नहीं है। भला वो मुझसे नफरत क्यों करेगी? क्योंकि वो तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, इसीलिए। ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? वो मेरी अपनी माँ नहीं है, इसीलिए वो मुझसे नफरत करती है। तुम्हें पता भी है कि वो पहले मुझसे कितना प्रेम करती थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझसे नफरत नहीं करती। वो जरूर मेरी किसी गलती की वजह से मुझसे नाराज होगी। नाराज होने में और नफरत करने में बहुत अंतर होता है कामिनी। कुछ भी बोलती हो तुम। नहीं रमेश, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो नाराज नहीं है, वो तुमसे नफरत करती हैं। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, साफ साफ झूठ है। मैं तुम्हारी बात को किसी भी हाल में नहीं मान सकता। देखो कामिनी,
तुम्हें अगर यही सब बातें करनी है तो तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं तो मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकता, बता रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि इस सच को अपनाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, पर यही सच है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस सच को कभी नहीं अपनाओगे, इसलिए तुम्हें बोलकर या समझाकर भी कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, पर तुम ये याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। इसके बाद कामिनी वहाँ से चली जाती है और रमेश कामिनी की बात को गौर से सोचने लगता है और वो कामिनी की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाता है। माँ, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। पर मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। मुझे पता है माँ, इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जल्दी जल्दी कहता हूँ। पता है माँ, जब मैं बाहर बैठा था ना तो कामिनी मुझसे कह रही थी कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। लेकिन मुझे पता है माँ कि आप मुझसे किसी वजह से नाराज हैं, लेकिन प्यार तो आप मुझसे बहुत ज्यादा करती हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो कामिनी तो कुछ भी बोल रही थी, पर फिर भी माँ, मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि आप मुझसे नफरत नहीं करती हैं ना। बस आप ये कह दीजिए, मेरे लिए काफी होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं कह सकती, क्योंकि कामिनी जो कह रही थी वो बिल्कुल सच है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे तुमसे नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। जब सरला ये सब कहती है तो सरला की बात सुनकर रमेश आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और उसने जो सुना था उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। माँ, आप झूठ कह रही हो ना? मतलब आप ये कह रही हो कि आप मुझसे नफरत करती हो? पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है माँ कि आप मुझसे नफरत करने लग गई? पहले तो आप मुझसे कितना प्रेम करती थी। क्या वो सब कुछ सिर्फ दिखावा था? पहले की बात कुछ और थी। पहले मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पिता सिर्फ तुमसे ही प्रेम करते हैं। जब अमन पैदा हुआ तब से मैं देख रही हूँ, तुम्हारे पिता अमन से थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करते हैं। उसके ऊपर तो ध्यान भी नहीं देते हैं। तुमने देखा ना, जब वो यहाँ आए तो तुम्हारे बारे में ही पूछे जा रहे थे सिर्फ, और तुम्हारी ही चिंता कर रहे थे, लेकिन अमन के बारे में एक शब्द तक नहीं पूछा। और इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है। अगर तुम नहीं होते तो वो मुझे और अमन को ही प्यार करते, ना कि तुम्हें। उम्मीद है कि अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है। तो अब मैं चलती हूँ, और हाँ, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद सरला वहाँ से चली जाती है और ये सब सुनकर रमेश के दिल को बहुत ही ठेस पहुँचती है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रात भर सो नहीं पाता है और बस सरला की बातों को याद करता है। पता नहीं माँ मुझसे इस बात के लिए क्यों नफरत करती है। ये तो बाबा की गलती है। अब वो सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? काश कि मैं पैदा ही ना हुआ होता। जिसके बाद वो सो जाता है और अगला दिन होता है और रमेश फिर से घर के काम काज में लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से ही कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। जब रमेश काम कर रहा होता है तभी उसके पिता सुरेश वहां आ जाते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी, जिस वजह से वो व्यापार छोड़कर घर आ जाते हैं। और घर आकर देखते हैं कि रमेश घर के सारे काम कर रहा है, जिसे देखकर सुरेश को सरला की असलियत का पता चल जाता है और वो आग बबूला हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, सरला, ओ सरला, अरे कहाँ हो तुम? सामने आओ, सामने आओ। सुरेश के आवाज लगाने से सरला वहाँ पर आ जाती है और सुरेश को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे आप, और यहाँ पर कैसे? आप तो अगले महीने आने वाले थे ना? अरे मेरी तो तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैं घर आ गया ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। पर अच्छा हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो मुझे तुम्हारी असलियत का तो पता ही नहीं चलता। अरे तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे से ये सब
घर के काम करवाती हो, हैं? नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सरला देखो सरला, मुझसे तो तुम झूठ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। मैं जब भी यहाँ आता था मुझे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लगती थी, पर रमेश कुछ कहता ही नहीं था, इसीलिए मैं भी ध्यान नहीं देता था। पर अब जो ये सब मैं देख रहा हूँ ना, इससे मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि तुम इसकी माँ बनने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। नहीं 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 बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ तो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं सच कह रहा हूँ। उनसे अच्छी माँ मुझे नहीं मिल सकती, हाँ कभी भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे रमेश, देखो बेटा, तुम अभी भोले हो, इसीलिए तुम ये सब नहीं समझ पा रहे हो। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने कहा था कि दूसरी शादी ना करूं, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो ये सोच रहा था कि माँ तो माँ होती है, चाहे पहली हो या दूसरी, वो अपने बच्चों को प्यार ही करती है। लेकिन मैं गलत था। अगर मैंने अपने रिश्तेदारों की बात मान ली होती और अपने काम को छोड़कर यहीं पर काम करने लग गया होता तो मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ये सब ना होता। हाँ मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, माफ कर देना। नहीं 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 बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे चुप रहो तुम, मुझे तुम्हारी किसी और बात पे भरोसा ही नहीं है। और हाँ, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, इसलिए निकल जाओ इस घर से, निकलो। सुरेश के ऐसा कहते ही सरला रोने लग जाती है और सुरेश के पैर पकड़ लेती है। ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको मुझे जो सजा देनी है वो मुझे आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मैं भला कहाँ जाऊंगी? वो सब कुछ मैं नहीं जानता, तुम्हें जाना होगा। तुम जाओ, बस बात खत्म। यहाँ तो तुम बिल्कुल नहीं रह सकती हो। बाबा, अगर ऐसा है तो मैं भी माँ के साथ जाऊंगा। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। जहाँ मेरी माँ नहीं वहाँ मैं नहीं, बस। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो रमेश? तुम्हें पता भी है ये तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, नफरत करती है, नफरत। और तुम इसी के साथ रहना चाहते हो। हाँ, मुझे पता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये मुझे सिर्फ आपकी वजह से प्यार नहीं करती हैं। हाँ, पता है, पहले ये मुझे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जब से अमन हुआ और आपने अमन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ मेरे ही बारे में सोचते आए, आज तक कभी अमन के बारे में नहीं सोचा। वो भी तो आपका बेटा है ना पापा, फिर भी आपने उसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिया। बस इसी वजह से माँ मुझसे नफरत करने लगी, और सिर्फ आपकी वजह से। इसमें माँ की गलती नहीं बल्कि आपकी गलती है। हाँ। अरे ये तुमसे किसने कहा बेटा? मैं तो अमन से बहुत प्रेम करता हूँ। किसने कहा कि मैं अमन से प्रेम नहीं करता? हाँ, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ अमन रहता ही नहीं है। वो हमेशा बाहर ही रहता है, पता नहीं क्या करता है। जब वो घर में होता ही नहीं है तो भला मैं उसे प्यार कैसे दिखाऊं? और मुझे पता है कि उसके बारे में पूछकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर बार का उसका एक ही जवाब होता है, अरे मैं एक बाप का हूँ। अरे वो मेरा अपना बेटा है तो भला मैं उससे प्यार क्यों नहीं करूंगा? मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ बेटा जितना तुम्हें करता हूँ। तुम हमेशा घर पर रहते हो और वो बाहर रहता है, इसीलिए कभी बातचीत नहीं हो पाती ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। सुरेश की बात सुनकर सरला को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी एक छोटी सी गलत फहमी थी जिसकी वजह से मैं रमेश से नफरत करने लग गई थी। मुझे लगा कि आप सिर्फ रमेश से ही प्यार करते हो। अगर रमेश ना होता तो शायद आप अमन से भी प्यार करते, और इसी वजह से मेरे अंदर रमेश के प्रति नफरत भरने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो रमेश से मांगो, मुझसे नहीं। हाँ रमेश बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं 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 माँ, मेरे दिल में आपके प्रति कोई नफरत या कोई शिकायत नहीं है। आप माफी मत मांगिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। चलो ठीक है,
अच्छा है कि सारी गलतफहमियां अब दूर हो चुकी हैं। तो सरला, अब जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो। अरे रे, मेरा सर बहुत दुख रहा है और तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है। अंदर से हरारत लग रही है। मुझे आराम की सख्त जरूरत है। जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। उनके बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वो तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अचानक से ही बाहर जमींदार अमन के साथ घर आता है और सुरेश को बुलाने लगता है। अरे सुरेश, ओ सुरेश, जल्दी से बाहर आ। मुझे पता है कि तू भी यही है। मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि तू आ चुका है। अरे बाहर आ भाई, बाहर आ। जिसके बाद वो तीनों घर के बाहर आते हैं। अरे अमन, तुम और जमींदार के साथ क्या बात है? जमींदार जी, आज आप हमारे घर पर? अरे घर पर क्या, अरे मुझे तो अंदर ही आना चाहिए सीधा। देखो भाई, माफ करना सुरेश, पर मैं तुम्हारे घर पर नहीं आया, बल्कि तुम मेरे घर के अंदर हो, समझे? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा घर है। गलती कर रहे हो। ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा घर था, अब ये मेरा घर है। आपका घर? मैं कुछ समझा नहीं। अमन, ये सब क्या हो रहा है? ये जमींदार क्या कह रहे हैं? वो बाबा, मुझे वो माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। असल में ये घर मैं जुए में हार चुका हूँ। मैंने लाभ में आकर, मतलब लालच में आकर अपना घर ही जुए में लगा दिया और मैं हार गया। ये तुम क्या कह रहे हो अमन? तुम जुआ खेलते हो और तुमने ये घर ही जुए में दांव पे लगा दिया और हार भी गए। अरे तुम्हें ये सब करने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से ये घर अब हमारे हाथ से चला गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे जुआ खेलने की बुरी आदत की वजह से। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे रमेश भैया ने पहले ही चेतावनी दी थी, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें ही उल्टा पुल्टा कहकर मैंने भगा दिया। काश मैंने उस दिन भैया की बात मानी होती। भैया, हो सके तो मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिएगा। अरे हाँ, ठीक है। बाकी तुम्हारी अपनी पारिवारिक बातें तुम लोग करते रहना, जो करना है। चलो अब जल्दी से घर खाली करो, क्योंकि अब ये घर तुम लोगों का नहीं बल्कि मेरा है। बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो। इसके बाद ना चाहते हुए भी सुरेश और सभी को वो घर खाली करना पड़ता है और उन्हें उस घर से जाना पड़ता है और जमींदार उनके घर को हड़प लेता है। हाँ, चलो भाई, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये मेरा बेटा नालायक निकला तो इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ। हाँ, चलो अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूँ ना, मुझे घर भी बनाना आता है। अमन, क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ जी भैया, क्यों नहीं। वैसे भी ये तो मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, अब इसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी हुई ना। हाँ मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुम्हें अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। तो चलो चलकर एक छोटा सा घर बनाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक जंगल में घर बनाने लग जाते हैं। जंगल से लकड़ियां काटकर और पुआल लाकर वो दोनों ही घर बनाने लगते हैं। उन दोनों को वो घर बनाने में पूरे 3 दिन का समय लग जाता है। ये देखिए बाबा, आखिरकार हमारा छोटा सा घर बनकर तैयार हो गया। वाह 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 रमेश, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें ये सब काम भी आते हैं। वाह, तुमने छोटा ही सही लेकिन कितना सुंदर घर बनाया है। इसमें तो हम चारों बड़े आराम से रह सकते हैं, क्यों सरला? हाँ, सच में रमेश बचपन से ही बहुत मेहनती रहा है और बचपन से ही सारे काम करता आ रहा है और इसीलिए इसे सारे ही काम आते हैं। मेरी गलतफहमी की वजह से रमेश तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है बेटा, और बहुत काम भी करना पड़ा है, और इसीलिए मैं अपने आप को अभी तक माफ नहीं कर पा रही हूँ।
अरे नहीं नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? उल्टा आपकी ही वजह से मैं इतना मेहनती हूँ, जिसकी वजह से देखिए आज कितने काम आ रहा हूँ मैं। है ना? अगर आप ना होती ना तो शायद मैं कभी कोई काम सीख ही नहीं पाता और ना ही आज ये घर बना पाता। हाँ, इसीलिए मेरा नहीं आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक मेहनती बेटा बनाया और बहुत कुछ सिखाया भी। हाँ। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कामिनी आ जाती है। अरे रमेश, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा घर जमींदार ने हड़प लिया है और तुम सब ऐसे यहाँ वहाँ भटक रहे हो। तुमने तो एक बार भी मुझे ये सब नहीं कहा। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। अच्छा ठीक है, माफ किया, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। महत्वपूर्ण बात? कौन सी बात? हाँ, जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई थी तब मैंने जमींदार और उसके नौकर के बीच की बात सुन ली, जिसमें वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि किस तरह से उन दोनों ने मिलकर अमन को मूर्ख बनाया और धोखे से जुए में अमन को हरा दिया और जमीन अपने नाम कर ली। ओह, ये क्या कह रही हो तुम कामिनी? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपने कानों से ये सब सुना है। अगर ऐसा है तो मैं उस जमींदार को छोड़ूंगा नहीं, उससे अपनी जमीन वापस लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। पर भैया, हम ऐसा करेंगे कैसे? जमींदार से अपनी जमीन कैसे वापस लेंगे? मेरे पास एक योजना है, तुम सब ध्यान से सुनो। इसके बाद रमेश उन दोनों को ही अपनी योजना बताता है और ठीक अगले ही दिन सारी तैयारी के साथ वो तीनों ही जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार, ओ जमींदार, अगर अंदर हो तो बाहर आओ। क्या बात है रमेश, कोई सामान वामान भूल गए हो क्या? देखो भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हें अब इस घर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं 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 जमींदार जी, मैं यहाँ सामान नहीं बल्कि अपना पूरा का पूरा घर लेने आया हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि मुझे जुए में हरा के दिखाओ। अगर तुम हारे तो ये घर मेरा। बोलो, शर्त मंजूर है? अरे अब भला तुम कब से जुआ खेलने लग गए? खैर, जो भी हो, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तभी रमेश अपनी जेब से एक हीरा बाहर निकालता है। ये देखो जमींदार, ये है असली हीरा जो मेरे पिता व्यापार करके लाए हैं। अगर मैं हारा तो ये तुम्हारा। बोलो। जिसके बाद जमींदार उस हीरे को ध्यान से देखने लगता है और उसके मन में लालच आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, चलो शुरू करते हैं ये खेल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और उसके बाद कुछ गांव वालों के सामने खेल शुरू हो जाता है। खेल शुरू होते ही जमींदार का नौकर रमेश के पीछे खड़ा हो जाता है और रमेश के हाथ में जो पत्ते थे उन्हें देखकर जमींदार को इशारे से बताने लगता है कि कब दांव लगाना है और कब नहीं। रमेश के पत्ते देखकर नौकर जमींदार के पास जाता है और धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, यही सही वक्त है मालिक, आप पक्का जीत जाओगे, बस आप आंख बंद करके दांव लगाओ। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, अब देखता हूँ कि रमेश कैसे जीतता है। देखो रमेश, मुझे इस खेल को ज्यादा लंबा नहीं करना, इसीलिए मैं सीधा ही अपने घर को दांव पर लगाता हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ। अच्छा ऐसा? तो ठीक है, मैं भी अपने हीरे को दांव पर लगाता हूँ। हाँ। जिसके बाद जमींदार अपने पत्ते दिखाता है और रमेश भी अपने पत्ते दिखाता है। जमींदार रमेश के पत्ते देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जमींदार हार चुका था। हैं? अरे ये नहीं हो सकता। तुमने जरूर कोई चाल चली है। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? भला मैंने क्या चाल चली? देखो रमेश, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पता है कि तुम्हारे पास ये पत्ते नहीं थे। तुमने पत्तों की अदला बदली की है धोखे से।
वाह 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 वाह! और आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके पास इस बात का कोई सबूत है क्या? अरे सबूत है मेरा ये नौकर। इसने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे पास ये पत्ते नहीं थे, इसीलिए तो मैंने अपना पूरा घर दांव पे लगा दिया। हो, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप उतने दिनों से धोखेबाजी का खेल कर रहे थे, है ना? आप अपने नौकर को देखने के लिए कहते हैं और वो आपको सामने वाले के पत्ते बताता है, जिससे कि आप सारी बाजी आराम से जीत जाते हो, है ना? है ना? अरे हाँ भाई, मुझे तो इस जमींदार पर पहले से ही शक था, क्योंकि कभी ये कोई बाजी हारता ही नहीं। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, पर आज इसकी असलियत सबके सामने आ गई। देखो गांव वालों, ये जमींदार कैसे हम सबको धोखे से लूटता था, देखो। अरे इस जैसे को तो मार मार के इसकी हालत खराब कर देनी चाहिए। ला भाई, अब हमारे पैसे हमें वापस दे, जिसे तुमने धोखे से लिया था, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसे तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ। अरे देखो गांव वालों, ये झूठा है, झूठा। मैंने कोई चाल नहीं चली। मैं ईमानदार हूँ और इसीलिए मैं किसी के पैसे नहीं देने वाला। अच्छा, लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे मारो इसको, मारो। जिसके बाद सारे गांव वाले मिलकर जमींदार को मारने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश की समझदारी की वजह से उन्हें उनका घर वापस मिल जाता है और वो सभी फिर से उस घर में रहने लग जाते हैं। जनकपुर गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में बारिश की बूंदें छप्पर से टपक रही हैं। अंदर एक पुराने बिस्तर पर हरिदास लेटे हैं, चेहरा पीला, आंखों में थकान। राधा धीरे धीरे उनके पास आती है, हाथ में मिट्टी के प्याले में गरम काढ़ा लिए। बाबा, आज फिर मैंने आपके लिए खास काढ़ा बनाया है। वैद्य माधव ने कहा है कि इसे पीने से ताकत मिलेगी। लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए, शरीर में जान आ जाएगी। दवा थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। अरे बिटिया, तू रोज कितनी मेहनत करती है अपने इस बूढ़े बाप को ठीक करने के लिए। अरे लेकिन मेरे ऊपर दवाई बेअसर होती जा रही है। मेरी वजह से बेटी तू भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। देख तूने अपना क्या हाल बना रखा है। बाबा, मेरा हाल आपके बिना सुधर ही नहीं सकता। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी आपको अपने पैरों पर खड़ा देखना है। जब तक ये नहीं होता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इतना कहकर राधा तेजी से अपने गांव से कुछ ही दूर स्थित दूसरे गांव गोपालपुर के वैद्य माधव जी से मिलने निकल पड़ती है। दोपहर का समय, वैद्य माधव जी जड़ी बूटी कूट रहे हैं। राधा भागते भागते आती है, उसकी सांसें फूली हुई हैं और आंखें लाल हैं। वैद्य जी, मैं जनकपुर से आई हूँ। मेरे बाबा हरिदास 3 साल से बिस्तर पर हैं। आप गांव के सबसे अनुभवी वैद्य हैं। कृपया करके उन्हें कैसे भी ठीक कर दीजिए। उनके बिना मेरा जीना असंभव है। बेटी, मैंने तेरे पिता के बीमारी के बारे में सुना है। बीमारी ने उनके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया है। दुनिया का कोई भी वैद्य अब इसकी जड़ को नहीं काट सकता है, समझो बेटा। वैद्य जी, आप दुनिया की छोड़ दीजिए। मैं आपके कदमों में सिर रखकर विनती करती हूँ। कोई भी दवा, जड़ी बूटी, मंत्र जो भी हो, बस बाबा को खड़ा कर दीजिए। बेटी, तेरा प्यार और सेवा काबिले तारीफ है, लेकिन मैं झूठी उम्मीदें नहीं दूंगा। अगर मैं कह दूं कि उन्हें ठीक कर सकता हूं, तो ये भी तो तुम्हारे साथ धोखा होगा ना। बीमारी ने उनका शरीर खोखला कर दिया है। तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही मौत के इंतजार में छोड़ दूं? क्या इंसान की जिद और कोशिश किस्मत से बड़ी नहीं होती? वैद्य जी, अगर आप भी इसी तरह से हार मान लेंगे तो मेरी आखिरी उम्मीद, मेरा आखिरी विश्वास, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
बेटी, कुछ किस्मत की दीवारें इतनी ऊंची होती है कि इंसान का साहस भी उन्हें पार नहीं कर पाता। बेटा, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, है ना? बस इतना कह सकता हूँ, खुद को बचा ले, वरना तू भी बिस्तर पर पड़ जाएगी। बस। राधा वैद्य माधव का घर छोड़कर भारी मन से चल रही थी। वैद्य माधव की बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। हे भगवान, मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस मेरे बाबा को एक मौका दे दीजिए, उन्हें फिर से पहले जैसा ठीक कर दीजिए। हे प्रभु, अभी भी अगर कोई रास्ता बचा है तो मुझे वो रास्ता दिखाइए। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने लगती है। इसी बीच राधा की नजर एक रहस्यमय कुएं पर पड़ती है। वो थककर कुएं के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक से कुएं से तेज नीली रोशनी निकलती है और एक वृद्ध साधु प्रकट होते हैं। लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में त्रिशूल लिए। बेटी, तू कौन है और इस वीरान राह में मूसलाधार बारिश में यूं अकेली क्यों रो रही है? कौन सा जख्म है जो तेरे हर आंसू को चीरता जा रहा है? बोल, तेरे दुख की असली जड़ क्या है? बाबा, मेरा नाम राधा है। मेरे पिता हरिदास 3 साल से बिस्तर पर हैं। मैंने हर जगह इलाज कराया, लेकिन सबने कहा वो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। बाबा, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। बेटी, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण के नहीं आता। तेरे पिता का रोग गहरा है, लेकिन असाध्य नहीं। अगर तेरे मन में सच्ची श्रद्धा और साहस है, तो एक उपाय है जिससे उन्हें जीवन दान मिल सकता है। सच कह रहे हैं बाबा? मेरे पिताजी को फिर से जीवन दान मिल सकता है? मुझे बस वो उपाय बताइए जिससे मेरे पिता फिर से स्वस्थ होकर चलने लगें। मैं उनके लिए हर कठिनाई, हर दर्द से गुजरने के लिए तैयार हूँ। तुझे उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। वहां एक घना अंधकारमय जंगल है, जिसे लोग अभय वन कहते हैं। उस जंगल के बीच में एक जादुई झरना है, जहां नीलकमल नाम का अद्भुत फूल खिलता है। ऐसा फूल जिसका रस मृत्यु को भी मात देता है। लेकिन क्या बाबा? बात को यूं आधा मत छोड़िए, सब साफ साफ बताइए। हाँ बेटी, नील कमल तक का रास्ता फूलों की सेज नहीं, अभय वन के उस झरने तक पहुंचने से पहले तेरे सामने कई चुनौतियां आएंगी। हर चुनौती को तुझे दिल, दिमाग और आत्मा की चेतना से पार करना होगा। अगर इन चुनौतियों को पार करने में तू असफल हुई तो तेरा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। बाबा, 3 साल से मैंने अपने पिता को मौत से हर रोज जूझते हुए देखा है। उनकी हर करहा मेरे दिल को चीर देती है। अब चाहे रास्ता खून से रंग जाए या मौत सामने खड़ी हो, मैं हर परीक्षा, हर रुकावट को चीरकर नीलकमल लेकर ही लौटूंगी। जा बेटी जा, भगवान तेरे साहस में शक्ति और तेरे मन में सच्चाई बनाए रखें। याद रख, रास्ते में तुझे जो भी भ्रम, डर या लालच मिले, वो तेरी परीक्षा होगी। उस पर विजय पाना ही नील कमल की कुंजी है। तथास्तु। बारिश थम चुकी थी। राधा के भीतर अब निराशा का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में उम्मीद की लौ मानो सूरज की पहली किरण की तरह चमक रही थी। दोपहर करीब 11 बजे का समय था। वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक हिरण तेजी से भागता हुआ उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में भय और सांसों में थकान साफ झलक रही थी। हे बहादुर लड़की, मेरी मदद करो। एक निर्दयी शिकारी मुझे पकड़कर मारना चाहता है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान और जंगल में मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। कृपया मुझे इस मौत से बचा लो।
थोड़ी दूरी पर एक शिकारी धनुष में तीर चढ़ाए आगे बढ़ रहा था। ओ लड़की, उस हिरण को मेरे पास छोड़ दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और ये शिकार मेरे घर का पेट भरेगा। जंगल का नियम है, जो पकड़ सको वो तुम्हारा। इसमें दखल मत दे लड़की। हे शिकारी, ये जीव निर्दोष है, बस जीना चाहता है। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास खेत, फल, अनाज सब साधन है। इसे मारकर तुम केवल अपनी भूख नहीं बल्कि इस जंगल के एक मासूम जिंदगी खत्म कर दोगे। ए लड़की, ये भावुक बातों से पेट नहीं भरता। मेरा परिवार भी भूखा है। अगर आज मैं इस हिरण को नहीं मारूंगा तो कल मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम चाहो तो इसके बदले कुछ और दे सकती हो। मुझे अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए नील कमल चाहिए और इस हिरण को भी बचाना है। अगर मैं अभी हार गई तो आगे का रास्ता और कठिन हो जाएगा। मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे दोनों की जान बचे। कुछ देर चुप रहने के बाद राधा फिर से बोलती है, हे शिकारी, मैं जानती हूँ भूख कैसी पीड़ा देती है, लेकिन किसी की जान लेकर पेट भरना स्थायी समाधान नहीं है। अगर मैं तुम्हें ऐसा तरीका दूं जिससे तुम्हारा परिवार महीनों तक भूखा ना रहे, तो क्या तुम इस हिरण को छोड़ दोगे? लड़की, बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हो, पर क्या वाकई तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जो एक शिकार से ज्यादा फायदेमंद हो? याद रखना, मैं फरेब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सच बोलो, वरना ये तीर सीधा गाड़ दूंगा। यहाँ से 100 कदम पीछे एक फूलों का बागान है, जहाँ मधुमक्खियों का विशाल छत्ता है। तुम उसका शहद निकालकर बाजार में बेच दो, जिससे तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन इस निर्दोष हिरण को छोड़ दो। अरे मूर्ख लड़की, तू मुझे बातों में उलझा रही है। यहाँ से कोसों दूर तक ना कोई फूलों का बागान है, ना मधुमक्खी का छत्ता। मुझे छलने की कोशिश मत कर, वरना सबसे पहले तीर तेरे लिए निकलेगा। मैं हूँ शिकारी लड़की, मेरा वार खाली नहीं जाता। मुझ पर विश्वास करो, यहाँ से सिर्फ 100 कदम पीछे है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हिरण को मारने से पहले तुम्हें मेरे ऊपर तीर चलाना होगा। मेरे जीते जी ये हिरण तुम्हारे तीर का शिकार नहीं बनेगा। तुम अपने प्राणों की बाजी सिर्फ एक जानवर के लिए लगा रही हो? वाह, आज के जमाने में ऐसे पागलपन भरे साहस वाले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी और की जिंदगी के लिए अपनी सांस दांव पर लगा दें। वाह भाई। हाँ, क्योंकि करुणा और साहस बिना इंसान अधूरा है। ये हिरण अब मेरी शरण में है। अगर तुम्हें इसे मारना ही है तो पहले मुझे मारना होगा। अचानक एक रहस्यमय हवा बहती है। हिरण और शिकारी दोनों एक पल में आंखों से ओझल हो जाते हैं। राधा अकेली खड़ी है। ये कैसे हुआ? शिकारी और हिरण दोनों गायब कैसे? शायद ये मेरी परीक्षा थी। अब मुझे जल्दी से नीलकमल हासिल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। राधा दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रही थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे को भिगोकर जैसे हर थकान धो रही थी, पर उसकी आंखों में जिद की आग अब भी जल रही थी। तभी गीली हवा में एक रहस्यमय स्वर तैरने लगा। उसके सामने चांदी सी लहरों वाली झील थी, जिस पर गाढ़ी रहस्यमय धुंध लिपटी हुई थी। उसी गहराई से एक मधुर और मनमोहक आवाज निकलती है। राधा, देख, तेरे बाबा बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर तेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जा, लौट जा, गले लगा अपने पिता को और इस खतरनाक सफर को यहीं समाप्त कर। नहीं, ये मोह का जाल है। मेरे बाबा अब भी बिस्तर पर पड़े हैं और उनका जीवन तभी बचेगा जब नील कमल का रस उनके होठों तक पहुँचेगा। मैं इस छलावे में नहीं फंसूंगी। धुंध और गहरी होती है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, फुसफुसाहटें उसके कानों में अजीब बातें कहने लगती हैं। राधा, तेरे सामने सिर्फ मोह ही नहीं,
डर भी है। ये धुंध तुझे रास्ता भुला देगी और तू कभी नील कमल तक नहीं पहुंच पाएगी। एक कदम गलत और तू इस गहराई में डूब जाएगी। मेरी आंखें चाहे कुछ ना देखें, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मुझे कहाँ जाना है। मैं अपने पिता का नाम लेकर आगे बढ़ूंगी, चाहे धुंध कितनी भी क्यों ना गहरी हो। राधा और चौकन्ना होकर सावधानी से आगे बढ़ती है। तभी अचानक सामने एक झरना है जिसका पानी नीली रोशनी बिखेर रहा है। झील की आवाज अब और गहरी व गंभीर हो चुकी है। लड़की बहुतों ने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है, लेकिन लालच, डर और मोह में हार गए। लेकिन तूने ये तीनों चुनौतियों को पार कर लिया। तेरी आंखों में सिर्फ सच्चाई और त्याग दिख रहा है। जादुई झील देवी, अगर मेरी सच्चाई आपको दिख गई है तो मुझे नील कमल दीजिए। ये सिर्फ एक फूल नहीं, मेरे पिता के जीवन की लौ है। जादुई झील के आदेश पर राधा नील कमल तोड़ लेती है, जो चमकते हुए उसकी हथेलियों में आ जाता है। राधा नील कमल फूल को लेकर जल्दी से अपने घर तक लौट रही होती है। तभी रास्ते में वो एक घायल व्यक्ति देखती है। उसका शरीर खून से लथपथ और शिथिल है, सांसें कमजोर हैं। हाँ, बेटे 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 मेरी मदद करो। मेरे बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे हैं। मैं बस कुछ ही पलों का मेहमान हूँ। अगर तुम मेरी जान बचा दोगे तो मेरी आत्मा और मेरे बच्चों की दुनिया फिर से रोशनी से भर जाएगी। हे भगवान, मेरे पिता की सांसें इस फूल से जुड़ी हैं, लेकिन ये आदमी भी किसी की दुनिया का आधार है, किसी का पिता, किसी का सहारा होगा। क्या मैं इसे ऐसे मरने दूं? मैं क्या करूं? समय भी बहुत कम है। राधा नील कमल का रस निकालने ही वाली होती है। तभी अचानक जंगल में वही साधु बाबा प्रकट होते हैं जिनसे राधा कुएं के पास मिली थी। वही घायल बुढ़ा व्यक्ति अदृश्य शक्ति की तरह गायब हो जाता है। राधा बेटी मैं तेरे इसी निस्वार्थ भावना का तो इंतजार कर रहा था। आज तूने साबित कर दिया कि तेरे हृदय में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस धरती के हर प्राणी के लिए अपार दया और प्रेम है। बाबा, आप और यहाँ? बेटी, अब समय आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूं। जिस नील कमल को पाने के लिए तूने ये कठिन यात्रा तय की है, ये कोई साधारण फूल नहीं है। ये असल में एक इंसान है, एक राजकुमार जो श्रापवश इस रूप में बंधा हुआ है। साधु की आंखों में पुरानी घटनाओं की परछाइयां झलकती हैं। वो पीछे की कहानी बताने लगते हैं। कई वर्षों पहले हिमाचल प्रदेश की एक घाटी में राजकुमार वेगांश नाम का युवक रहता था। वो साहसी तो था, लेकिन जितना साहसी उतना ही अभिमानी भी। घाटी का दृश्य, सूरज की हल्की किरणें पर्वतों पर चमक रही है। राजकुमार वेगांश हाथ में धनुष लिए निशाना साधता है। हाँ, आज मैं खूबसूरत हिरण का शिकार करूंगा। अरे ये तो संपूर्ण जंगल ही मेरा है और मैं हूँ यहाँ का राजकुमार। मुझे शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जो चाहूँ, जिसका चाहूँ, जैसे चाहूँ शिकार करूंगा। पास के आश्रम में एक साधु ध्यान से उठकर आगे आते हैं। युवराज, ये भूमि तप का स्थल है। यहाँ हिंसा करना पाप है। तुम्हारा तीर किसी निरपराध प्राणी के प्राण न ले ले, बस मेरी तुमसे यही प्रार्थना है। मैं एक राजा का पुत्र हूँ, राजा का। मुझे रोकने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। अरे बाबा जी, शिकार करना मेरा शौक है और मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जिसका चाहूँ शिकार करूंगा। आप मुझे रोक नहीं सकते हैं ऋषिवर। आप जाइए, अपना काम वाम कीजिए, तपस्या अपस्या करिए।
मुझे अपना काम करने दीजिए, जाइए। राजकुमार जंगल में आगे बढ़ता है। साधु आश्रम में जाकर बैठकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। तभी अचानक हिरण की चीख जंगल में गूंजती है। तेरे भीतर दया का अभाव है वेगांश। जब तक तेरे हृदय में करुणा का दीप नहीं जलेगा, तू किसी और के लिए जीना नहीं सीखेगा। इस निर्दोष हिरण को मारकर तुमने सही नहीं किया। इसका परिणाम तुम्हें हर हाल में भुगतना होगा। साधु मंत्र उच्चारण करते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। जंगल की हर चीज ध्वनि और रोशनी से झूमने लगती है। राजकुमार वेगांश, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जादुई झरने के नीचे नील कमल फूल बनकर सदियों तक इस पाप की सजा भुगतता रहेगा। और तुझे इस श्राप से मुक्ति तभी मिले जब कोई इंसान निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद के लिए तुझे तोड़े। लेकिन बाबा, आपने मुझे ही इस काम के लिए क्यों चुना? दुनिया में और भी लोग होंगे जिनके दिल में साहस और करुणा है। बेटी, श्राप देने वाला साधु मैं ही था। और राजकुमार को श्राप देने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि सजा केवल क्रोध या गुस्से से नहीं होनी चाहिए। ये सजा सिर्फ सीख देने और दिल बदलने के लिए होनी चाहिए। मैंने वर्षों तक ऐसे इंसान की खोज की जिसका हृदय निस्वार्थता और करुणा से भरा हो। जब मैंने तुझे कुएं के पास रोते हुए देखा, तेरी आंखों में अपने पिता के लिए अपार प्रेम था। तभी मैंने तय किया बेटा कि तू वही लड़की है जो राजकुमार को मुक्त करा सकती है। साधु बाबा इशारा करते हैं। राधा के हाथ में नील कमल नीली रोशनी से घिर जाता है। फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे चमकने लगती हैं। कुछ ही पलों में एक लंबा, राजसी और सुंदर व्यक्ति खड़ा होता है। हे देवी, मेरा आभार स्वीकार करें। मैं वर्षों से इस श्राप की बेड़ियों में कैद था। आपकी निस्वार्थ भावना और करुणा ने मुझे आज मुक्त किया। मैंने अपने जीवन में दया को अनदेखा किया, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत वही है जो दूसरों के जीवन में उजाला लाए। राधा बेटी, तूने राजकुमार को मुक्त किया और इसके साथ ही तेरे पिता की किस्मत भी बदल गई। जब तू अपने घर पहुंचेगी, तेरे पिता अपने पैरों पर खड़े होंगे और मुस्कुराते हुए तेरा इंतजार कर रहे होंगे। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो राजकुमार और साधु को प्रणाम करती है और कहती है, बाबा, मैंने ये सफर केवल अपने पिता के लिए शुरू किया था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि असली जीत केवल अपनों के लिए जीने में नहीं है। असली जीत तो दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ प्रेम को अपनाने में है। यही सच्चा साहस और मानवता की परिभाषा है। राजकुमार राधा की ओर देखता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता, राहत और नई जिंदगी का उत्साह झलकता है। हे देवी, आज से मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर हर जीवन के लिए जीने का वचन लेता हूँ। मेरी करुणा ने मेरी आत्मा को जगा दिया और मुझे सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपने सामर्थ्य से दूसरों की दुनिया में उजाला लाए। राधा साधु बाबा और राजकुमार से विदा लेने के बाद तेज कदमों से घर की ओर बढ़ती है। घर पहुंचते ही राधा देखती है आंगन में उसके पिता खड़े हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है। राधा बेटी, राधा बेटी, देख, अरे देख तो सही, मैं खड़ा हूँ। हाँ, इतने दिनों की बीमारी और बेबसी के बाद आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। ये सब तेरे साहस, मेहनत और अथक प्यार का नतीजा है। अगर तू इस दुख और पीड़ा की घड़ी में मेरा साथ नहीं देती ना, तो तेरा बाप दुनिया को कब का अलविदा कह चुका होता।
दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं, खुशी के हैं। पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपको फिर से ऐसे खड़ा देख पाऊंगी। आपका ये मुस्कुराता चेहरा, आपके खुले हाथ, ये सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी कठिनाई अब पीछे छूट चुकी है और हम फिर से साथ हैं।